हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और बीजेपी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना। वहीं कृषि कानूनों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद अब किसानों को आंदोलन चालू रखने का नैतिक अधिकार नहीं है। फिर भी वो चालू रखते हैं तो उनसे पूछा जाए, इसके बारे में सवाल किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इस विषय पर बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा किए जाने के बाद भी किसानों को आंदोलन चालू रखने का अधिकार नहीं। नैतिक तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से यह बयान आया। बहरहाल देखना यह होगा कि जिस तरह से इस विषय को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, चूंकि किसानों की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया, किसान नेताओं की तरफ से, कि जब तक एमएसपी को लेकर कोई गारंटी या कोई कानून नहीं आ जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कुछ लोगों ने इसको जिद्दपूर्वक एक अपना हट बना लिया कि नहीं वापस कराएंगे। प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए और इसको वापस किया है। अब इसमें कोई उनको नैतिक अधिकार नहीं है कि इस आंदोलन को चालू रखें। फिर भी अगर वो रखेंगे तो उनसे पूछिए कि क्यों रखा। और इलाहाबाद उपचुनाव का नतीजा कांग्रेस के लिए वार्निंग है। अब पार्टी को खड़ा होना होगा, यह कहना है हरियाणा के नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 11 दिसंबर को मेवात में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होगा। कृषि कानून वापस होने के ऐलान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर वक्त रहते फैसला हो जाता तो नुकसान से बचा जा सकता था। साथ ही कहा कि किसानों की लागत कम करने के किसान को इससे फायदा होगा और साथ ही प्रदूषण को लेकर भी सरकार को घेरते नजर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो कांग्रेस में कंफर्टेबल है, लोगों ने विपक्ष की भूमिका दी है और पार्टी जो ड्यूटी लगाएगी वो निभाएंगे। चुनाव के नतीजे पे आज भी मैं कह रहा हूँ आपकी जो इसके मंथन की जरूरत है, क्योंकि ये से कांग्रेस के लिए एक वार्निंग है कि उठो। अगर पहले ही ये फैसला ले लेते तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन इसका तो हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन मुबारकबाद किसानों को दूंगा मैं, जीत किसान और मजदूर की हुई है। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री और हरियाणा प्रभारी विनोद तावड़े ने मुख्यमंत्री आवास पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद विनोद तावड़े की मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ये पहली मुलाकात रही और इस मुलाकात की कुछ तस्वीर भी सामने आई। इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी मुलाकात की तस्वीर है जहां विनोद तावड़े ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। और राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने पर बीजेपी दफ्तर पहुंचने पर विनोद तावड़े का भव्य स्वागत किया गया, जहां विनोद तावड़े ने कहा कि कार्यकर्ताओं के इस जोश में अभिनंदन तो है, साथ ही पार्टी और देश के प्रति काम करने की अपेक्षा भी। अपेक्षा पर खरा उतरना मेरा दायित्व होगा। किसानों के बॉर्डर पर बैठे रहने के फैसले को विनोद तावड़े ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कार्यकर्ताओं के उस जोश में अभिनंदन तो है, लेकिन उस फूल की हर पंखुड़ी में पार्टी और देश के प्रति काम करने की कुछ अपेक्षाएं भी हैं और इसलिए कार्यकर्ताओं के ये अभिनंदन का स्वीकार करते हुए उन्होंने जो अपेक्षाएं व्यक्त की है उस पर खरा उतरना मुझे लगता है कि ये मेरा सबसे पहला दायित्व होगा। अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय परिषद विद्यार्थी परिषद के महामंत्री के नाते भी आपने पूरे देश को देखा है, तो मुझे लगता है कि जो आपके देशव्यापी अनुभव है और उस अनुभव के साथ आप केंद्रीय महामंत्रियों की टीम का हिस्सा बने हैं, तो मुझे इस बात का आनंद है कि उस टीम में भी, जैसे मैंने शब्द कहा कि आपने वहाँ वैल्यू एडिशन होगा आपके जाने से, वो टीम और ज़्यादा बेहतर टीम के रूप में मुझे लगता है कि वो उस नाते से काम करेगी। और किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के शहीद स्मारक बनवाने मुआवजे की मांग पर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी किसानों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने और सिंघू बॉर्डर स्मारक बनाए जाने के पक्ष में है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद कई नेताओं की दुकान बंद हो गई।
आंदोलन में राजनीति कर रहे लोगों की रातों रात वैल्यू खत्म हो गई। कई नेताओं के पेट में दर्द हुआ। आंदोलन से लोग अब वापस जाने लगे हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि एमएसपी को लेकर एक कमेटी बन जाए, उस कमेटी में उनका नाम शामिल हो जाए। साथ ही दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए इनको वापस ले लिया। अब आपकी दुकान अगर चल उसके बस पे रही हो और उस दुकान के नीचे का सामान खिसक जाए तो पेट में दर्द तो होगा ही। जनता वापस जा रही है, आंदोलन आम जन जो है वो मान चुका है कि समाप्त हो चुका है, मगर जो नेता हैं वो बेचारे ये सोच रहे हैं कि अब भी हमें बुला के कोई पूछ ले। कुछ ये सोच रहे हैं कि एमएसपी की कोई कमेटी बन जाए, उसमें हमारा नाम आ जाए। भूपेंद्र हुड्डा जी अपनी राजनीतिक खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द वो अपनी नई पार्टी का नाम सोच करके नई पार्टी का नाम रखेंगे, पार्टी बनाएंगे। मगर कहीं ना कहीं मेरे मन में दूसरी शंका वो भी है कि नई पार्टी बनाने के लिए बहुत सा हौसला चाहिए, कार्यकर्ताओं की फौज चाहिए, हिम्मत चाहिए और सबसे पहली चीज डेडिकेशन चाहिए। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले लोग राजनीति में अपने दम पे आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हुड्डा जी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम में प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में एक अहम बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों को लेकर मंथन किया गया। बैठक में 5 राज्यों के नेता मौजूद रहे और बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिवली बातचीत में कहा कि कांग्रेस के जनसंपर्क अभियान के समापन के लिए दिल्ली में एक महारैली की जाएगी। कुमारी शैलजा जी हमारे साथ। मैम, किस तरह की मीटिंग रही आज, क्या कुछ विषय रहे? हरियाणा से आप भी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे और राज्यों के नेता भी आए। कांग्रेस वॉर रूम में किस चीज को लेकर रणनीति बनी? ऐसा है, हम राज्यों के पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर्स, पंजाब के मुख्यमंत्री थे और हमारे प्रभारी हैं वो थे, तो सभी लोगों ने मिलकर चर्चा की है वेणुगोपाल जी के साथ कि जो जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी ने देश भर में छेड़ा हुआ है तो उसकी एक हमको उसको अंजाम देना चाहिए। 29 तक हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और आगे आने वाले तारीखों में एक तारीख तय की जाएगी कांग्रेस प्रेसिडेंट से बातचीत करके उनकी कन्वीनियंस देखते हुए। दिल्ली में एक दिसंबर में दिल्ली में एक कार्यक्रम होगा जिसमें हम सभी, जैसा आप जानते हैं, दिल्ली के आसपास के राज्य होते हैं जो ज़्यादा यहाँ पर जो लोग आते हैं अपने आप से मन से आते हैं, तो उसके बारे में चर्चा हुई। मुख्य मुद्दा महंगाई का रहेगा, कृषि का रहेगा, या किस मुद्दे पे? तमाम मुद्दों को लेकर जन जागरण अभियान आप लोगों का चल रहा था। देखिए, मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन मेन जो मुद्दा आज के दिन था वो एक महंगाई का था। उसके अलावा हर राज्य में अलग मुद्दे हैं। किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस लेंगे वो, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई और बहुत सी बातें हैं जिनको अभी उन्हें सुलझाना है और सुलझाना चाहिए। किसानों ने भी अपनी मीटिंग की है और उन्होंने भी कुछ बातें रेज की हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी समझती है कि जब तक अब ये सत्र आएगा संसद का, उसमें क्या बातें होती हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर होगा। कैमरामैन चौपाल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली। और रेवाड़ी पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि 26 नवंबर को रेवाड़ी के बावल हल्के की सब्जी मंडी में विकास रैली होगी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचेंगे। इस रैली में विकास से जुड़ी कई घोषणाएं की जाएंगी। साथ ही डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी 2022 में एम्स का शिलान्यास करेंगे। और इस रैली का जो नाम रखा है विकास रैली बावल के नाम से रखा है और पिछले 7 साल के अंदर बावल विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं 2015 में की थी वो सभी घोषणाएं हमारी मतलब पूरी हो चुकी है। कोई भी बैलेंस नहीं है, सिर्फ एक एम्स को छोड़कर। और एम्स में भी कुछ टेक्निकल कमियां थी, उसकी वजह से जल्दी ही हमें विश्वास है कि जनवरी तक चाहे उसका फाउंडेशन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा करवाएंगे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की डेंटल सर्जन की भर्ती में फर्जीवाड़ा मामले के बाद सियासत तेज है। मामले में विजिलेंस की जांच चल रही है। अब तक करोड़ों की रकम बरामद की जा चुकी है।
आरोपी नवीन और अश्विनी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। HSSC के बाद HPSC में हुआ फर्जीवाड़ा सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। जांच में डेंटल सर्जन भर्ती गड़बड़ी की परतें खुलने लगी हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं सीएम मनोहर लाल दावा कर रहे हैं कि करप्शन को खत्म करना सरकार का मुख्य टारगेट है। हमारे शासन में खर्ची पर्ची नहीं चलेगी। अनिल सागर की गिरफ्तारी उसी का हिस्सा है। कांग्रेस के समय में ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं होती थी। कांग्रेस के 10 सालों के कार्यकाल में मात्र 7 FIR दर्ज हुई। कि अगर कुछ लोगों ने पैसे दे करके और नौकरी लेने की कोशिश की है, उसको उन्होंने डिफ्यूज किया है, उसको फेल किया है, उसको उन्होंने पकड़ा है। कांग्रेस के समय में, पिछली सरकारों के समय तो इस प्रकार की हिम्मत ही किसी ने नहीं की कि वो अपने समय में इस प्रकार के जो फॉल्ट थे उसको कभी चेक किया हो, कभी पकड़ा हो। कुल 7 FIR 10 साल में उन्होंने की, जबकि ये खेल तो बहुत पुराने चल रहे हैं। उधर विपक्ष इस मुद्दे पर CBI जांच की मांग कर रहा है। यही जांच करने के लिए तो हम कह रहे हैं जज के नीचे इंक्वायरी कराओ, हाईकोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा या CBI के द्वारा, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को HPSC की ओर से 26 सितंबर को आयोजित डेंटल सर्जन की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के अंकों में हेराफेरी कर लाखों रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जांच में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। विनोद लांबा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा निवास पर रोडवेज SC एम्प्लॉय संघर्ष समिति के सदस्यों ने नारेबाजी की और बैठक का बायकॉट किया। बैठक में SC वर्ग के कर्मचारियों का कंडक्टर से सब इंस्पेक्टर पर हुई प्रमोशन के मुद्दे पर चर्चा हुई। SC संघर्ष समिति का यह आरोप है कि उन्हें बात नहीं रखने दी गई, जिसके चलते उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने परिवहन विभाग के DG पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के DG के खिलाफ चंडीगढ़ के SP को शिकायत देंगे। आम आदमी का, आम कर्मचारी का जब संवैधानिक अधिकार माननीय महोदय की, मंत्री महोदय की अध्यक्षता में, माननीय ACS मैडम की अध्यक्षता में जब DG साहब नहीं सुन रहे, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वही एकांत में, अकेले में वो हमारी बात सुन रहे हैं? आप जा रहे हो, अब क्या है आपका? अब हम इस बारे में, हम ऑल हरियाणा शेड्यूल्ड कास्ट एम्प्लॉइज फेडरेशन, जो हमारा विभिन्न संगठनों का, SC संगठनों का और BC संगठनों का जो एक बड़ा संगठन है, सभी विभागों का, हम उसके बैनर तले हम इस बारे में आंदोलन की घोषणा करेंगे। और चंडीगढ़ में हरियाणा ट्रांसपोर्ट और रोडवेज विभाग के कर्मचारियों की संयुक्त बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की। इस बैठक में रोडवेज की 15 में से 10 यूनियंस ने शिरकत की और रोडवेज कर्मचारियों की एक यूनियन बनाने की मांग की। इसे लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कर्मचारी होता है, रोडवेज यूनियन जाति और धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। साथ ही बैठक के दौरान कर्मचारियों के प्रमोशन, नई बसें खरीदने, कर्मचारियों के बकाया वेतन, बोनस देने पर चर्चा हुई। बकाया बोनस को लेकर कर्मचारी यूनियंस को मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने का भरोसा दिया गया। वहीं SC यूनियन की तरफ से परिवहन विभाग के DG पर लगाए गए आरोपों को परिवहन मंत्री ने खारिज कर दिया। मंत्री ने माना कि 4 से 5% अवैध बसें चल रही हैं और जल्द ही प्रदेश के सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक बुलाई जाएगी और अवैध बसों को लेकर कार्रवाई पर रिपोर्ट ली जाएगी। पर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी 15 यूनियन है और 15 यूनियन 10 यूनियन ने लिख के दिया है कि चुनाव एक होगा, यूनियन एक रहेगी और सबके एजेंडे, जो भी एजेंडे हैं, सबको, चाहे बस की बात है, कर्मचारी की बात है या अपने बस स्टैंडों की बात है, एक यूनियन अपनी बात रखेगी, अपनी यूनियन, और उस बात को विस्तार के बार बार नहीं, इस यूनियन को समय नहीं मिला, इसको समय नहीं दे पाए। और हमने कहा है कि कभी भी जातिगत आधार पर यूनियन नहीं होनी चाहिए। अभी दिसंबर ने दस्तक भी नहीं दी और जम्मू कश्मीर की सुबह शाम कड़ाके की ठंड से जूझ रही है। श्रीनगर में -1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि हिल स्टेशन पहलगाम में तापमान और भी कम हो गया है। श्रीनगर से हमारे संवाददाता खालिद हुसैन की ये स्पेशल रिपोर्ट।
दिसंबर के महीने में श्रीनगर की ऐसी तस्वीरें आम होती है, लेकिन इस बार मौसम थोड़ी जल्दबाजी में है। कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई और इसके साथ ही बढ़ गई है कांगड़े की डिमांड। सूखी और सर्द हवाओं से लोग परेशान हो रहे हैं। ठंड तो बहुत है, सवेरे से होते हैं, नल जम जाते हैं, पानी नहीं होता है नलों में। बाकी चीज़ जो सर्दी है, कांगड़ी तैयार करना पड़ता है। दक्षिण कश्मीर के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 3.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि गुलमर्ग में आज का न्यूनतम तापमान -0.8 डिग्री सेल्सियस हो गया है। यूं तो श्रीनगर के तापमान के पीछे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी को वजह समझा जा रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में उथल-पुथल की स्थिति है। कश्मीर के पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है उसके कारण लगातार ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे कश्मीर सहित पूरे लद्दाख में पारा लगातार गिर रहा है और तापमान 0 से नीचे हर जगह दर्ज हो रहा है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में भी ये सूखी ठंड लगातार जारी रहेगी। यानी फिलहाल कश्मीर सहित लद्दाख वासियों को इस सूखी ठंड से निजात मिलता नहीं दिख रहा है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। और कश्मीर जैसे ही कमोबेश हालात हिमाचल प्रदेश में भी देखे जा रहा है। दरअसल रोहतांग दर्रे की हम बात करें तो सैलानियों के लिए इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि भारी बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी को देखते हुए कुल्लू प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। रोहतांग दर्रा पर सभी प्रकार के वाहनों और सैलानियों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। आने वाले समय में ऑनलाइन परमिट की सेवा भी बंद रहेगी कुछ समय के लिए। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग दर्रा, जिसकी ऊंचाई 13,050 फीट की है, जो बर्फ के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, वो आज से सभी प्रकार के वाहनों और सैलानियों के लिए बंद हो चुका है, क्योंकि जिला प्रशासन कुल्लू ने एक एडवाइजरी और एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके मुताबिक जो है वो आज से रोहतांग दर्रा सभी प्रकार के वाहनों के लिए अगले आदेश के लिए बंद होगा। ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि रोहतांग दर्रे पर जो है वो कंडीशंस ड्राइविंग के लिए काफ़ी ख़राब है, जिसके तहत ये निर्णय लिया गया है। हर साल 15 नवंबर को इसी तरीके से रोहतांग दर्रा बंद होता था, लेकिन पहली बार जो है वो काफ़ी लंबे समय तक मौसम साफ होने के चलते जो है रोहतांग दर्रे तक सैलानी पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब सैलानियों को अगले साल तक रोहतांग दर्रे के दीदार करने के लिए इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया शिमला, हिमाचल प्रदेश।